आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, एटॉमिक रेडियाई। हिंदी में बोलते हैं परमाणु त्रिज्याएं। त्रिज्याएं, ठीक है, परमाणु त्रिज्याएं। ये रेडियस होता है, वैसे रेडियस और रेडियाई ये क्या सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, एक वचन और ये बहुवचन ये होता है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म रेडियस, किसी एक की बात करेंगे तो रेडियस, और बहुत सारे रेडियाई की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे तो वो रेडियाई हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये रेडियाई आया है। तो देखते हैं भाई है क्या एटॉमिक रेडियस। कोई भी एटम होता है, हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स किसमें, शेल्स में पाए जाते हैं, कोशों में पाए जाते हैं, और वो कोशों में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। अब परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। जितना ज़्यादा किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतनी ज़्यादा शेल होंगे। अब है क्या एटॉमिक रेडियस को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से करते हैं। ये तो न्यूक्लियस रहा हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होते हैं, शेल होते हैं, राइट। शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसमें 2 शेल अवेलेबल हैं, राइट, 2 शेल हैं, राइट। एक पहला शेल ये रहा, दूसरा शेल ये रहा, ठीक है। एक चीज़ हमें पता है कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें फिर सिर्फ ये समझना है कि ये दूसरा शेल है और थर्ड शेल है। तो अगर हम इसकी रेडियस मेज़र करें, इसकी त्रिज्या को नापें, तो होता क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, जिस आउटर मोस्ट शेल में जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, आउटर मोस्ट शेल में जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वही एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो देखो हमने न्यूक्लियस बनाया और ये आउटर मोस्ट शेल जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिया है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यही आपकी रेडियस यानी त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है, हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं 12th में कि इलेक्ट्रॉन कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो लगातार घूमता रहता है, अब देखो हमने तो डेफिनेशन दे दी कि लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाई, एटॉमिक रेडियस या त्रिज्या कहलाई। लेकिन हमने मॉडल्स पढ़े हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन तो कभी रुकता ही नहीं है, लगातार घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, जिस वजह से उसकी हम एग्जैक्ट रेडियस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी सही रेडियस को, उसकी सही त्रिज्या को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जब हम रेडियस पढ़ते हैं तो हम एटॉमिक रेडियस ना पढ़ के 3 टाइप की रेडियस पढ़ते हैं। और वो 3 टाइप की रेडियस कौन कौन सी हैं? पहला हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस, हिंदी में सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा हम पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। और हम तीसरा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वॉन्डरवॉल्स रेडियस। ये 3 टाइप की रेडियस का हम स्टडी करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वॉन्डरवॉल रेडियस। क्यों हमें ये हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रुकता है, जिससे हम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पा सकते, इसलिए हम उसकी एग्जैक्ट रेडियस भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसीलिए हम इन 3 टाइप की रेडियस को आइडेंटिफाई करते हैं या इनको हम स्टडी करते हैं। होते क्या हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम कोवेलेंट रेडियस। होता क्या कोवेलेंट रेडियस, हम इसे देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें, कोवेलेंट रेडियस जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स में मिलती है।
अब कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड मिलता है उनको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, और उन्हीं कंपाउंड में हम कोवलेंट रेडियस को पढ़ते हैं। अब होता क्या, कोवलेंट रेडियस क्या होता है? मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ले लिया। अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल है तो ये किससे मिलकर बना है? इस H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बना रहे हैं, जिसमें से एक इस हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो जिस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनके तैयार हुआ है। अब देखो भाई क्या है, ये हाइड्रोजन है तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। जब 1 होगा तो इसका अपना एक न्यूक्लियस भी तो होगा। ईच यानी प्रत्येक एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है। तो देखो भाई इसका एक न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हमने मान लिया ये एक न्यूक्लियस है, राइट, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका भी तो होगा भाई, इसका भी एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस ये बराबर बनेंगे, लगभग बराबर तो बन ही जाए ऑलमोस्ट। तो भाई एक न्यूक्लियस ये, राइट, ये कुछ इस तरह से ये न्यूक्लियस इस वाले हाइड्रोजन का बना दिया हमने, और ये न्यूक्लियस इस वाले हाइड्रोजन का बना दिया। अब है क्या, यहाँ से हम इन दोनों को एक लाइन डाल देते हैं दोनों, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ, LENGTH, ठीक है। ये बंध लंबाई कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब रेडियस की बात करें, ये इस बॉन्ड लेंथ का आधा होगा, जो आधा। हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से और खींची, एक लाइन कुछ इस तरह से, यहाँ से एक लाइन और खींची हमने बीच सेंटर से बिल्कुल। अब देखो ये बीच की जो डिस्टेंस बची ये कुछ इस तरह से, यानी इन दोनों जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है, जो आधा है, वही क्या कहलाई? कोवलेंट रेडियस कहलाता है। कोवलेंट रेडियस, ये जो हमें प्राप्त हुई कोवलेंट रेडियस, ठीक है। इसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्पेशली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कोवलेंटली जॉइंट होते हैं, उनके हम कोवलेंट रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं कि 2 न्यूक्लियस लेते हैं, 2 न्यूक्लियस के बीच के 2 न्यूक्लियस जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही कोवलेंट रेडियस कहलाती है। तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से, ये हमारी कोवलेंट रेडियस कहलाती है। इसको रफली बना लो भाई। अब हम बात करेंगे मेटेलिक रेडियस की। मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। अब देखो मेटेलिक रेडियस मिलती कहाँ है? मेटल्स में मिलती। देखो उसके नाम से हमें लग रहा है, इंडिकेट हो रहा है मेटल्स, धातुएं। तो जो मेटल्स की जो रेडियस हम स्टडी करते हैं वो उसको हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। होता क्या है, हमने कोई एक मेटल लिया, कोई भी मेटल आप कंसीडर कर सकते हो, चाहे वो आयरन ले सकते हो, चाहे कॉपर ले सकते हो, चाहे प्लेटिनम ले सकते हो, कुछ भी XYZ मेटल आप ले सकते हो। कोई भी मेटल होगा, उस मेटल में क्या होंगे, बहुत सारे मेटेलिक एटम होंगे। जैसे हमने आयरन लिया तो आयरन में Fe के बहुत सारे एटम होंगे। आयरन Fe क्या होता है? आयरन होता है। अगर मानो एक लोहे की रॉड ले ली हमने, छड़ ले ली, तो भाई वहाँ Fe के हज़ारों लाखों करोड़ों एटम मौजूद होंगे। तो इस तरह से कोई भी मेटल है, वहाँ उस मेटल के हज़ारों लाखों n नंबर ऑफ उसके मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मान लिया हमने कि भाई हमारे पास कोई एक मेटल ये रहा, ठीक है, कोई भी XYZ ऐसी मेटल है, ठीक है, मेटल का एक पार्ट ये रहा, दूसरा हमने ये ले लिया, ठीक है। ये बहुत सारे, क्योंकि हमने बहुत सारे बना दिए कुछ इस तरह से, ये मेटेलिक एटम प्रेजेंट है। किसी भी मेटल में ये मेटेलिक एटम प्रेजेंट है। तो हम क्या देखेंगे, कोई से भी 2 मेटल एटम को चुन लेंगे, कोई से भी 2, और कौन से? जो सबसे करीब हों, निकट हों। तो कोई से भी जो 2 सबसे निकट होंगे, मान लीजिए हमें ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमें दिख रहे हैं सबसे करीब, मान लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा भाग जो होगा,
ये जो बचा इतना, यही मेटेलिक रेडियस कहलाई। तो किसी भी मेटल में दो सबसे करीब, दो सबसे निकट, दो सबसे एडजासेंट एटम्स के बीच की डिस्टेंस का आधा भाग मेटेलिक रेडियस कहलाता है। देखो भाई, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है पूरी, इसका हमने आधा कर दिया, वही क्या कहलाया? मेटेलिक रेडियस कहलाया। तो किसी भी मेटल में हम इस तरह से मेटेलिक रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस की। ये मेटेलिक रेडियस हो गई। वॉन डेर वाल्स रेडियस में अगर हम जाएं तो साइंटिस्ट हैं वॉन डेर वाल्स, हमने वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी पढ़े थे, वहीं से हमें उनका नाम मिला था। तो वही देखो, वॉन डेर वाल्स रेडियस होता क्या है? हमने कोई सा भी एक कंपाउंड ले लिया, कोई सा एक कंपाउंड ले लिया। जनरली क्या होता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, इन सभी में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं। इन सभी में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था, जब हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पढ़ रहे थे, कि भाई सॉलिड में हाई वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में है और उनके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं। गैसेस में सबसे कम होते हैं, जिससे वो उनके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और वह गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। लिक्विड में दोनों के बीच के होते हैं, ना तो इतने ज़्यादा हैं कि सॉलिड बन जाए और ना ही इतने कम है कि गैसेस स्टेट में आ जाएं। तो कोई सा भी हमने कोई एक कंपाउंड ले सकते हैं जहाँ उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वाटर ये ले सकते हो, ठीक है, वाटर में भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने कोई सा भी एक कंपाउंड लिया, उसके ये दो मॉलिक्यूल हम इस तरह से एटम्स आपस में जुड़े हुए दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो आपस में जुड़े हुए हैं वो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, ठीक है। कोई भी XYZ कंपाउंड हमने ले लिया, ये आपस में कंपाउंड जुड़े हुए, ठीक है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल देखो, दो एटम मान लिया ये हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऐसे ही वहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि वाटर की 1 ड्रॉप में, एक ड्रॉप में कितने H2O मौजूद होंगे। एक ड्रॉप में कितने H2O मॉलिक्यूल, यानी कितने H2O मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो मैंने आपसे कहा लगभग 10 टू दी पावर 21, लगभग 10 की पावर 21 H2O मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं सिर्फ एक ड्रॉप में। अब इमेजिन कर लो कि भाई हम कितना पानी बर्बाद करते हैं, अब इतना पानी बर्बाद करने में कितने H2O मॉलिक्यूल बर्बाद करते होंगे। तो ऐसे ही कोई सा भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई सा कंपाउंड लेते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, उनके अणु उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर भी फिर से कोई से भी दो एडजासेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कोई से भी दो सबसे निकट, दो सबसे करीबी मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कोई से भी, मान लीजिए हमने यहाँ लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस नापी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा भाग ये वाला, ये जो बचा आधा भाग, ये क्या कहलाया? यही कहलाया वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, उसके दो एडजासेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी का आधा भाग वॉन डेर वाल्स रेडियस कहलाता। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होना कि मेटल रेडियस में, मेटल में क्या था, वहाँ एटम थे, वहाँ सिंगल एटम थे, लेकिन यहाँ हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। वहाँ क्या था, हमने सिंगल सर्किल बनाया, इसका वहाँ एटम्स के बीच की डिस्टेंस देख रहे थे, आधा भाग, लेकिन यहाँ क्या, मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में उसके जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस का आधा भाग जो होता है वो वॉन डेर वाल्स रेडियस कहलाती है। तो इस तरह से हम वॉन डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस हम पढ़ लेते हैं किसी भी चीज़ की। अब हम बात करेंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल में ये कैसे चेंज होता है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंजेस आता है रेडियस का, ठीक है। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें पीरियोडिक टेबल में हमें पता है पीरियड होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पीरियड मिलते हैं, अप टू डाउन आते हैं तो ग्रुप्स मिलते हैं। हमें ये देखना है कि पीरियड में और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कैसे चेंज होती है और कितना चेंज होती है और क्यों चेंज होती है। तो पहले हम बात करेंगे पीरियड्स की, ठीक है। पीरियड्स हमें पता है, देखो हमने एक थोड़ा सा प्रारूप बना लेते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि कुछ इस तरह से ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कौन मिलेंगे हमें, पीरियड्स मिलेंगे। अप टू डाउन आएंगे तो ग्रुप मिलेंगे, राइट, ग्रुप।
होता क्या है, जब भी कभी हम पीरियडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जनरली सामान्यतः एटॉमिक रेडियस का जो वैल्यू है वो कम होता है, यानी रेडियस छोटी होती जाती है, यानी साइज जो है एटम का छोटा होता जाता है। पीरियड में क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसा है, डिक्रीज होता है। लेकिन ग्रुप की बात करें तो किसी भी ग्रुप में जनरली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। अब इसकी वजह क्या है कि पीरियड में घट क्यों रहा है और ग्रुप में बढ़ क्यों रहा है। होता क्या है, जब भी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। कैसे, हम एक सेकेंड पीरियड उठा लेते हैं पीरियडिक टेबल का। सेकेंड पीरियड हमने यहाँ से बोरॉन लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, राइट। और भी आगे हैं हमारे पास, ये बेरिलियम है और ये लिथियम है, इनको भी हमने ले लिया। इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे देखेंगे हम कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, मुझे बताइए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए। मैंने आपको बताया था किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटम चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल रहने के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई यहाँ पर क्या है, 3 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 3 प्रोटॉन्स होंगे। 3 प्रोटॉन का मतलब है 3 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो भाई देखो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3 प्रोटॉन है, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4, ऐसे यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ पर 9 है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 3 पॉजिटिव, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में हमें 9 मिल रहे हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं। कैसे नहीं बढ़ रहे हैं, देखो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 2p5। तो आप देखो भाई यहाँ पर भी कितने शेल हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 2 2, हर जगह नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 हैं। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन शेल की संख्या कैसी है, कांस्टेंट है, शेल नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जिसमें जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतनी ही स्ट्रांगली खींचेगा। अब देखो भाई, जैसे मान लिया हमारे पास कुछ ये यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरह से बना दिए, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने यहाँ मान लिया यहाँ पर 5 पॉजिटिव हैं, यहाँ 6 पॉजिटिव हैं, यहाँ 7 पॉजिटिव हैं। तो बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन मजबूती से स्ट्रांगली खींचा जाएगा, जहाँ पर 7 यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर होगा। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये पहुँचा तो लेकिन कम पहुँचा, ये और कम पहुँचा। तो भाई देखो यहाँ डिस्टेंस कुछ इतनी होगी, राइट, यहाँ कुछ इतनी होगी, ठीक है, कुछ इतनी होगी, और यहाँ कुछ इतनी होगी। तो भाई क्या होता है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा
इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो साइज उसका छोटा होता जाता है। तो क्या पता चला, जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब खिसक जाता है। न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा तो एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाएगी, एटॉमिक साइज स्मॉल हो जाएगा। तो यही वजह है कि लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मान घटता जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ग्रुप में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, होता क्या। अब हम एक कोई ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप में एस ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, इसका 3 होता है, इसका 11 है, इसका 19 है, 19 है। अब इसमें 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसमें 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसमें 32 ऐड करो तो 87 हो जाएगा। इनका एटॉमिक नंबर निकल आता है। ठीक है, तो अगर हम, आपको याद होगा हमने देखे थे कि इसमें क्या है, 1s1, 1s2, 2s2, ऐसे ही 1s2, 2s2, 2p, 2p6 और 3s1। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट में 3s1 हो जाएगा, यहाँ लास्ट में 4s1, यहाँ लास्ट में 5s1 और यहाँ लास्ट में 6s1 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, शेल कितने, फर्स्ट इकलौता शेल है। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 6 हैं और यहाँ 7 हैं। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। देखो हम बना के देख लेते हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल है तो देखो हमने यहाँ ये न्यूक्लियस लिया और एक शेल बना दिया। ठीक है, इसमें 2 शेल दिख रहे हैं हमारे लिए तो हमने क्या लिया, न्यूक्लियस लिया और 1 और 2 शेल बना दिए हमने। इसमें कितने हैं, 3 शेल हैं तो हमने न्यूक्लियस लिया, पहला शेल, दूसरा और तीसरा शेल बना दिया। ऐसे इसमें 4 हैं तो हमने न्यूक्लियस लिया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखो भाई जैसे जैसे शेल बन रहे हैं, यहाँ शेल कितने थे, 1, यहाँ शेल 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। आपको सामने से दिख रहा होगा जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो हम रेडियस तो यहाँ से मेज़र करेंगे ना, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेडियस यानी त्रिज्या बढ़ती जा रही है। तो किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का चेंज हमें देखने को मिलता है। पीरियड में डिक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ग्रुप में बढ़ती है, इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, एक चीज़ याद रखना हमेशा, किसी भी पॉजिटिव आयन की रेडियस, किसी भी पॉजिटिव आयन की रेडियस उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होगी। जैसे यहाँ पर सोडियम लिया हमने, ठीक है, और यहाँ Na+ लिया, ठीक है। प्लस कब आता है किसी पे, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। इसमें कंपेयर करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना 11 है, इसका भी 11 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 11 हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 हैं, यहाँ
प्रोटॉन तो 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 10 हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तभी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। अब देखो होता क्या है, इसका साइज यानी सोडियम का साइज इससे बड़ा होगा। किसका? सोडियम का साइज इस सोडियम प्लस से बड़ा होगा, यानी सोडियम आयन से, यानी Na का साइज Na+ से बड़ा होगा। इसकी वजह क्या है? देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर हम यहाँ बनाए कुछ इस तरह, हम रफली डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लिया कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए, ठीक है। ये हमने इसके इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। अब इसके बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो अभी तो हमने मान लिया सेम है, राइट। अब हमने क्या किया, इस पे प्लस कब आया? एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया और ये कैसा बन गया? प्लस बन गया। अब देखो हम इसकी रेडियस कहाँ से मेजर करेंगे? इसकी रेडियस हम यहाँ से ये मेजर करेंगे, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इसके रेडियस भी तो हम यहाँ से देखेंगे, आउटरमोस्ट शेल में यहाँ बचा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब निकल चुका है। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन निकला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के और करीब चले जाते हैं, जिससे साइज छोटा हो जाता है। जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। जितने पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज उतना ही छोटा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ पूछें आपसे, बताइए हमने यहाँ Na+ लिया, राइट, यहाँ Mg2+ लिया और Al3 पॉजिटिव लिया, बताइए यहाँ पर सबसे छोटा साइज किसका होगा? Al3+ का, क्योंकि भाई यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, साइज उतना ही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा किसका है यहाँ पर? Na+, ठीक है। इससे कम किसका है? Mg2 पॉजिटिव, और इससे कम किसका है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का हो जाता है। तो जितना साइज, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, साइज उतना ही छोटा होता है। माइनस आयन में इसका ठीक उल्टा होता है, माइनस आयन में इसका ठीक उल्टा होता है। माइनस आयन में क्या होता है? माइनस आयन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा होगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लोरीन एटम लिया और यहाँ क्लोराइड आयन लिया, तो क्लोराइड आयन का साइज हमेशा क्लोरीन एटम से बड़ा होगा, यानी इसका साइज इससे बड़ा है। अब इसकी वजह क्या है? देखो पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसलिए वो छोटा हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उतने ही माइनस चार्ज जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है? माइनस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं। अब ऐड होंगे तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाएगा। तो किसी भी नेगेटिव आयन का साइज उसके पेरेंटल न्यूट्रल आयन से हमेशा ज़्यादा होगा, यानी बढ़ा होगा। ऐसे ही किसी भी पॉजिटिव आयन का साइज उसके पेरेंटल न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होता है। इस तरह के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं साइज से रिलेटेड। तो बस हमें ये देखना है, याद रखना है कि नेगेटिव साइज, किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो साइज बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज छोटा होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी किसी तरह से कोई साइज कंपेयर करने के लिए आ जाए तो हमें क्या देखना है? अगर आयंस दे रखे हैं तो हमें ये देखना है पॉजिटिव हैं कितने हैं, नेगेटिव हैं कितने हैं। नेगेटिव कहीं दिख जाए, नेगेटिव सबसे बड़ा होगा। अब हमें पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव जितने ज़्यादा होंगे उतना ही छोटा होगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसी का साइज़ कितना और कैसा है। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करते हैं। हमने कुछ इस तरह से, हमने यहाँ सोडियम लिया, राइट, Na+ लिया, क्लोरीन लिया और क्लोराइड आयन लिया। हमने ये 4 स्पीशीज़ ले ली। हमने आपसे कहा भाई इनका साइज़ का घटता क्रम सेट कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। कहने का मतलब हमें इस तरह से अरेंज करना है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो बताइए इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? यानी Cl-। मैंने कहा नेगेटिव चार्ज दिख जाए सबसे बड़ा वो हो जाएगा, ठीक है, Cl-। उसके बाद कौन आएगा?
उसके बाद Cl आएगा क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है, और इसका कितना है आपका इसका कितना है, इसका 11 होता है, ठीक है। अब कौन आ जाएगा इसके बाद, इससे कम Cl का, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा सोडियम आ जाएगा, ठीक है, और सबसे कम Na+ का हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर घटता क्रम सेट हो जाता है। बढ़ता क्रम बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बढ़ते क्रम में Na+ सबसे छोटा, उससे बड़ा Na, उससे बड़ा Cl और सबसे बड़ा Cl-, ये बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो किसी भी स्पीशीज का चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, हम इस तरह से उनका साइज को कंपेयर कर लेते हैं और हम बता देते हैं किसका छोटा है और किसका बड़ा है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियस।